हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। और हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, एक विमीय विभव कूप के बारे में या एक विमीय विभव बॉक्स के बारे में। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, त्रिविमीय विभव बॉक्स, ठीक है ना, उसको डिस्कस करेंगे। एक विमीय वन डायमेंशन एक दिशा में तो हो गया, एक्स एक्सिस ले लिया था हमने। अभी तीनों का अगर साथ में है तो उसका क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है त्रिविमीय विभव बॉक्स, थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के बारे में बात करेंगे। त्रिविमीय विभव बॉक्स, यह है थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। देखो क्या है थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स का मीनिंग क्या है, क्या करना है हमारे को, और वो सारी चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके अंदर जो है इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा। पहले मैं थोड़ा आइडिया बता देता हूँ, समझा देता हूँ। वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में हमने क्या किया, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स का मतलब हमने ये बोला था कि एक कोई भी पर्टिकुलर एक्सिस ले लो, हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं जनरली, इधर ऐसा है ना, और एक जो वॉल है, एक दीवार एक्स इक्वल्स टू 0 पे, एक वॉल एक्स इक्वल्स टू ए पे, और ये इनफाइनाइट हाइट की अनंत ऊंचाई की दीवार है। और अनंत ऊंचाई की दीवारों का मतलब है, मैं ये बोल रहा था इधर पार्टिकल नहीं जा सकता और इधर भी पार्टिकल नहीं जा सकता। नहीं जा सकता इसका मतलब इधर पोटेंशियल जो है विभव वो अनंत है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो इसको अचीव नहीं कर सकता। इधर भी अनंत पोटेंशियल है, अनंत विभव है, तो इतना विभव नहीं ला सकते हम लोग, इतना एनर्जी नहीं दे सकते, इसलिए ये इधर नहीं जा सकता। और इन दोनों वॉल के बीच में विभव जो है पोटेंशियल है वो 0 है। तो इन दोनों वॉल के बीच में अगर कोई पार्टिकल फंसा हुआ है तो इधर उधर क्या करेगा, मोशन करेगा, इधर जाएगा, फिर दोनों वॉल के बीच में इधर उधर जाता रहेगा। ये वन डायमेंशनल है, एक दिशा में ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाएगा, ऐसा चलता रहेगा, वन डायमेंशन में, एक दिशा में। और ये जो पार्टिकल जब अंदर मोशन करता है इसको, इसका वेव फंक्शन क्या होगा, साई क्या है या क्या क्या हो सकता है, साई 1, साई 2, साई 3, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं इसके, वेव फंक्शन के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, तरंग फलन क्या क्या हो सकते हैं। इसी तरीके से इसकी एनर्जी क्या क्या हो सकती है, इसकी ऊर्जा क्या क्या हो सकती है, E1, E2, E3, क्या क्या एनर्जी पॉसिबल है। ये हमने वन डायमेंशन के लिए बात कर ली, एक दिशा में जब पार्टिकल गति कर सकता था तब। अब यही चीज हम लोग थ्री डायमेंशन की बात करेंगे। टू डायमेंशन में भी बात कर सकते थे, लेकिन टू डायमेंशन का आपके सिलेबस में नहीं है। टू डायमेंशन का मतलब ऐसा होता कि अगर मान लो एक पार्टिकल है, उसमें एक वॉल तो यहाँ पर है, ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसा मतलब इसके बीच में फंसा हुआ है पार्टिकल, इधर इधर भी जा सकता है, इधर इधर यहाँ तक जा सकता है, इधर यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पे है और x इक्वल्स टू a पर है, ठीक है ना। ये एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, ठीक है। इधर एक वॉल ये होगी, y इक्वल्स टू 0 पे मान लो, और एक y इक्वल्स टू मान लो b पर मान लो, दो दीवारें हैं। अब इन दोनों के बीच में जा सकता है, इधर इधर भी जा सकता है, इधर इधर भी, मतलब एरिया में चल सकता है। पहले तो एक लाइन पे चल रहा था, अब क्षेत्रफल में घूम सकता है, एरिया में जा सकता है ये। तो इधर 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 द्विविमीय हो गए ना, दो डायमेंशन हो गए, एक्स और वाई। ये टू डायमेंशन में बात करते हैं, लेकिन टू डायमेंशन का हम डिस्कशन नहीं करेंगे, थ्री डायमेंशन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में थ्री डायमेंशनल है। जिसको थ्री डायमेंशनल आता है वो टू डायमेंशनल इजीली कर सकता है। अभी मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, बट मैं आइडिया बता दूंगा। हम थ्री डायमेंशन की बात करेंगे। थ्री डायमेंशन का मतलब क्या है, थ्री डायमेंशन का मतलब है कि मान लो कि एक पार्टिकल, उसको एक रूम में बंद कर दिया, एक रूम में बंद कर दिया, तो वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। मतलब वो इधर भी जा सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है और ऊपर नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो तीनों डायमेंशन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर सकता है तो वो त्रिविमीय विभव बॉक्स में है, थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में है। और जो थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में है तो उसका क्या सीन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सारी मैंने कहानी सुनाई, अब तो थ्री डायमेंशनल बॉक्स है, एक रूम के अंदर पार्टिकल को बंद कर दिया, उसका जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा वो कैलकुलेट करेंगे। जो वन डायमेंशन में जो पैटर्न फॉलो किया था सेम उसी तरीके से होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग त्रिविमीय विभव बॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर त्रिविमीय विभव बॉक्स के बारे में कुछ लिख लो, पहले लिखो।
माना माना एक, पहले हिंदी में लिख लो फिर इंग्लिश में लिखवा दूंगा। माना एक त्रिविमीय विभव बॉक्स है, माना एक त्रिविमीय विभव बॉक्स है जिसमें कोई पार्टिकल गति करता है, जिसमें कोई पार्टिकल गति करता है, बॉक्स के अंदर विभव शून्य है, बॉक्स के अंदर विभव का मान शून्य है तथा बॉक्स के बाहर विभव का मान अनंत है, तथा बॉक्स के बाहर विभव का मान अनंत है। ठीक है। बॉक्स की दीवारें अनंत ऊंचाई की है, बॉक्स की दीवारें अनंत ऊंचाई की है तथा इसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, इसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः ए बी एवं सी है, ए बी एवं सी है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो। लेट ए थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, let a three-dimensional potential box of dimensions, let a three-dimensional potential box of dimensions a, b and c, let a three-dimensional potential box of dimensions a, b and c. The potential energy in the box, the potential energy in the box is 0. The potential energy in the box is 0 and infinite at outside the box, and infinite at the outside of the box, and infinite at outside the box. Particle can move in the potential box, particle can move in the potential box with only kinetic energy, with only kinetic energy. देखो भाई, अब मैं क्या बता रहा हूं। मैंने बोला कि एक पोटेंशियल बॉक्स एक रूम है, थ्री डायमेंशनल रूम ऐसा होगा, ये थ्री डायमेंशनल है, त्रिविमीय एक बॉक्स है, ये एक्स एक्सिस कंसिडर कर लो, ये वाई एक्सिस मान लो और ये जेड एक्सिस मान लो। किसी को एक्स, किसी को वाई, किसी को जेड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिंपली हम लोग बेसिक बचपन से ऐसे मानते हैं एक्स वाई जेड, तो ऐसे माने। ये ओरिजिन है अपना, करेक्ट है। तो एक वॉल तो ये हो गई, ये दिख रही ना, ये x इक्वल्स टू 0, ये x का, x के लिए ये एक, तो फिर एक ये x इक्वल्स टू a पे, ये a है, तो x डायरेक्शन में कितनी लंबाई है इसकी, 0 टू a लंबाई है इसकी, a लेंथ है इसकी। y में 0 टू इसको b मान लो, तो एक तो ये हो गया y में, एक ये हो गया y में, तो ये y इक्वल्स टू b। कितनी इसकी ऊंचाई कितनी, या आप इसको कुछ चौड़ाई, इसको लंबाई ले लो, इसको चौड़ाई बोल दो, विड्थ बोल लो। इसकी ये जेड डायरेक्शन में बात करो तो जेड डायरेक्शन में ये 0 टू c तक है, तो ये डायमेंशंस हो गई, इसकी विमाएं हो गई 0 टू a, 0 टू b और 0 टू c। इसके बाहर पार्टिकल जा नहीं सकता, अनंत ऊंचाई की दीवारें, इनफाइनाइट हाइट की वॉल से, इसका मतलब बाहर पोटेंशियल कितना, इनफाइनाइट है, बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट है। जनरली ये लिखते नहीं है लेकिन इसका मतलब यही है, बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट और अंदर पोटेंशियल 0। बाहर अनंत है, इनफाइनाइट पोटेंशियल, इसका मतलब बाहर तो पार्टिकल पॉसिबल नहीं है,
और बाहर पार्टिकल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब बाहर वेव फंक्शन जीरो। तो बाहर वेव फंक्शन जीरो, बाहर वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा, बाहर वेव फंक्शन जीरो होगा, बाहर वेव फंक्शन विल बी जीरो, और अंदर जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, वही तो कैलकुलेट करना है कि इस पार्टिकल अंदर जो पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन क्या होगा। अरे यही तो पता करना है ना अपने को, ये पता करना है कि ये जो पार्टिकल है ये जब इसके अंदर घूमेगा तो इसका इधर इधर से चारों तरफ जाएगा ये, तो इसका क्या होगा वेव फंक्शन, तरंग समीकरण क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। ये क्या है, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है। इसका डेफिनेशन वगैरह वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गया इसके बारे में, ये जो मैंने लिखा है इसके बारे में। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, उसमें भी यही किया था, सेम मैं कंसेप्ट कॉपी कर रहा हूँ, जो पैटर्न हमने फॉलो किया ना वो। तो लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण। देखो कोई भी आप थ्योरी लिख रहे हो ना तो उसको पॉइंट बना के लिख दिया करो, ताकि मार्क्स वो पढ़ने वाले को थोड़ा आसान लगे कि हाँ क्या क्या टॉपिक वाइज बात कर रहा है ये, पढ़ने वाले को आसान हो जाता है, तो पढ़ने वाले का मूड ठीक रहेगा तो मार्क्स ठीक आते हैं। ये प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होता है, मतलब कैसे आप अपने आंसर को लिखें, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण। अब देखो गणितीय विश्लेषण मैथमेटिकल एनालिसिस में क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस में सबसे पहले तो हम लोग परिसीमा प्रतिबंध लिखते हैं, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब है कि ये जैसे ये वॉल्स के इधर क्या है, इधर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये लिखते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस, परिसीमा प्रतिबंध, परिसीमा प्रतिबंध, बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस। तो देखो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, एक्स एक्सिस में बात करूं सबसे पहले, तो एक्स एक्सिस में एक दीवार तो x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू a पे है। तो x इक्वल्स टू 0 से पहले और x इक्वल्स टू 0 के बाद में इधर पार्टिकल नहीं जाएगा। तो पार्टिकल कहाँ पे, जैसे इन दोनों के बीच में बात करो, x का वैल्यू है लेस देन 0 पे, एक सेकेंड, x का वैल्यू लेस देन 0 पे, x का वैल्यू लेस देन 0 पे साई क्या होगा, 0 होगा। अरे x के लेस देन 0 पे 0 होगा, x से लेस देन इधर लेफ्ट साइड में, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल कितना इनफाइनाइट है, क्योंकि पोटेंशियल कितना है, अनंत है। दूसरा x ग्रेटर देन a पे, इस दीवार के उस तरफ भी अनंत है, क्योंकि अनंत ऊंचाई की दीवार है, इस इनफाइनाइट हाइट की वॉल है, तो इसके इधर भी क्या होगा, पोटेंशियल इज इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल इन्फिनाइट है तो अपने जो साई क्या होगा वो 0 हो जाएगा, पोटेंशियल इनफाइनाइट है, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में बात करूं तो x a और 0 के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में, इस मतलब इसके अंदर बात करूं तो ये क्या आएगा, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये आएगा क्या, साई नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि इसके अंदर v क्या है, 0 है, करेक्ट है। ये x डायमेंशन में हो गया, ऐसे y में z में भी लिख देंगे। अब y में देखो, y में हम लोग ये इधर चलते हैं तो इधर 0 से b तक है, तो 0 से कम होगा तब भी साई 0 होगा, और b से ज्यादा होगा y का वैल्यू तब भी 0 होगा। तो अगर y का वैल्यू इफ y इज इक्वल्स टू इफ y इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू और 0, देन साई इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज v इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसी तरीके से क्या होगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तब भी क्या होगा, साई इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि v क्या है, अनंत है, v इज इनफाइनाइट। सिमिलर वे में y का वैल्यू अगर 0 से b के बीच में होगा तो साई 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, इसके बीच में आ गया, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक कंडीशन और लिख सकता हूँ मैं, किसकी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ z की, z से अगर कम है, z का वैल्यू 0 से कम है या इक्वल है तो साई विल बी 0 बिकॉज v इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। z में भी सेम बात होगी, तो z में भी सेम बात होगी, तो z का अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू c है, z में c तक लिया है ना, 0 से c तक, तो साई इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज v इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट।
और z का वैल्यू अगर 0 से c के बीच में है तो साई का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों के बीच में है, मतलब इस बॉक्स के अंदर है, अगर पार्टिकल ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, v 0 होगा, और v 0 होगा तो साई 0 नहीं होगा। ये बात समझ में आई? यहाँ पे पॉज करके इस बॉक्स को छाप लेना और ये डायग्राम छाप लेना, और क्या करना आपको, ये कंडीशन से जो वो सारे कंडीशंस कॉपी कर लेना। सही है, तो यहाँ पर पॉज करके आप छाप लेना, ठीक है। अब मैं इसका आगे कैलकुलेशन चालू करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, बीच के अंदर हमने बोला कि ये बॉक्स के अंदर बीच में पोटेंशियल इज नॉट जीरो, सॉरी पोटेंशियल इज जीरो, सो साई इज नॉट जीरो, वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो नहीं है, तो वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या होगा, और जो क्या होगा वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, श्रोडिंगर इक्वेशन से। तो वी विल सोल्व श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो अब आ जाओ, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, आ जाओ भैया। इन 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण से, श्रोडिंगर समीकरण से देखो 3 डायमेंशनल जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या होता है, इधर देख लो। मैंने बताया था पहले भी कि वो उसी तरीके से फॉलो होगा जैसे अभी मैं बता रहा हूँ। वो ऐसा था, डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। ये था 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, सॉरी 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। ये 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो मैंने बोला था कि 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, डेल स्क्वायर है वो ऐसे हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। साई जो अंदर था तो साई सबके साथ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर 1 डायमेंशन होता तो केवल x की बात कर लेते, 2 डायमेंशन होगा तो 2 की बात कर लेंगे, जिन भी 2 डायमेंशन में। अगर y और z में है तो y और z रख लेंगे, अगर x और y में है तो x y रख लेंगे, अगर x से z में है तो x z रख लेंगे। 2 डायमेंशन में, वैसे 3 डायमेंशन में तीनों टर्म लिख दिए। ये बचा v साई इज इक्वल्स टू ई साई, ठीक है। अब मैं बॉक्स के अंदर मुझे साई कैलकुलेट करना है, तो बॉक्स के अंदर अगर साई कैलकुलेट करना है तो बॉक्स के अंदर साई क्या होता है, 0, सॉरी पोटेंशियल 0 होता है। तो बॉक्स में v इज इक्वल्स टू 0 इन द बॉक्स, पोटेंशियल 0 रख दो, पोटेंशियल 0 रखेंगे तो ये एक टर्म रिमूव हो जाएगा, और माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर बाई प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई साई। करेक्ट है, ये मिलेगा अपने को, ठीक है, ये मिल जाएगा। अभी मैं आगे बात करूँ तो एक बात समझना, ये जो टर्म है माइनस एच कट स्क्वायर 2m, इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ। पहले जैसा किया था ना मैं वैसे ही कर रहा हूँ, मैं कुछ भी चेंज, बस यहाँ पर y और z और आ गए, तो पैटर्न सिमिलर फॉलो हो रहा है। मैंने बोला था उसको अच्छे से धीरे धीरे समझाया था कि एक चीज को ध्यान से देख लो, आपका काम बनता रहेगा, ठीक है ना। चलो भैया, ये 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस भी आ जाएगा और ये साई आ जाएगा। करेक्ट है, ये मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। आगे बात करते हैं। देखो ये यहाँ तक कॉपी कर लेना, मैं पॉज कर दूंगा, यहाँ से पॉज कर दूँ, कॉपी कर लेना इसको जिसने नहीं किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये जो है इक्वेशन, ये कैसा है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आंशिक अवकल समीकरण है, और आंशिक अवकल समीकरण है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल होता तो मैं अभी कर लेता, जिसे पहले डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा था, लेकिन अभी 3 वेरिएबल है, और 3 वेरिएबल है, x भी है, y भी है और z भी है। इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग चर पृथक्करण विधि लगाते हैं, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड।
अगर आपने सेकेंड ईयर में ठीक से पढ़ा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा, उसके अंदर भी काम में लिया है हमने लास्ट यूनिट के अंदर बाउंड्री कंडीशन वाले में। लेकिन आप लोग तो पेपर देके ही नहीं आए तो आसान हो गया, जिसको नहीं आता है तो उसको भी काम बन गया। बट हाँ, वहाँ पे हमने ये सीख लिए थे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं तरीका बता देता हूँ सोल्व करने का थोड़ा सा, जिसको नहीं आता है वो भी देख ले, जिसको आता है अच्छी बात है। देखो ये किसके लिए सोल्व कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन, इसके हम साई के लिए सोल्व कर रहे हैं। फाइनली मिलेगा क्या अपने को, साई मिलेगा ना। और किस किस में है, एक्स वाई और जेड में है। इसका मतलब साई जो है वो एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड करता है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं, उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। 2me/h² को एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, जैसे k मान रहे थे वैसे k मान लेता हूँ। तो लेट 2me/h² को मैंने क्या मान लिया, k² मान लिया, ताकि क्या हो जाए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो एक बार मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये हो गया del² साई बाई del(x² प्लस del² साई बाई del(y² प्लस del² साई बाई del(z²). ठीक है। ये जो z है, ये स्मॉल z को मैं एक सेकेंड मैं इस z को ऐसे लिख रहा हूँ। ये जो z है मैं इसको स्मॉल z लिख रहा हूँ। जैसे ये x y और z है, इसको स्मॉल z लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे एक और z की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मैं ऑलरेडी स्मॉल लिख रहा हूँ। ये इसको आप स्मॉल z लिख लेना, इसको ऐसा लिख रहा हूँ स्मॉल z। ठीक है, जहाँ पे भी काम में ले रहा हूँ मैं स्मॉल z लिख रहा हूँ। और इधर जो आया वो क्या है, -k² साई, ऐसा मिला। ठीक है, अब देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग चर पृथक्करण विधि से सोल्व करेंगे। वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो चर पृथक्करण विधि लगा देते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये दो अवकल समीकरण है, इसमें चर पृथक्करण विधि लगाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो देखो बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड, चर पृथक्करण विधि से, चर पृथक्करण विधि से, चर पृथक्करण विधि से क्या होगा, देखो साई एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब साई जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। ये जेड स्मॉल जेड से मैं इसको स्मॉल जेड लिख रहा हूँ, कैपिटल जेड में इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, इसलिए अभी मेरे को इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये हटा दिया। ठीक है, ये काम मेरे, तो एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको चर पृथक्करण विधि ऐसे काम में लेते हैं, ऐसे लिखते हैं कि साई एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, तो साई को कोई और फंक्शन मान लो। ऐसे साई को कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, इन तीनों का फंक्शन मान लो कि साई जो है एक्चुअल में कैपिटल एक्स पे जो कि स्मॉल एक्स का फंक्शन है इस पे डिपेंड कर रहा है, और वाई पे जो कि स्मॉल वाई का फंक्शन है, और जेड पे जो कि स्मॉल जेड का फंक्शन है, इस पे डिपेंड करता है। ऐसे मानते हैं। ये पैटर्न पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, चर पृथक्करण विधि है। ये वैसे आपने पढ़ रखी है, बट मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। तो साई को क्या, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के बराबर मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये है साई del² साई बाई del(x²), मतलब x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे। फिर y के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, फिर ये पद निकाल लेंगे, ये टर्म निकालेंगे, ये टर्म, तीनों टर्म निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसको कुछ इक्वेशन नंबर a मान लो, इसको 1 मान लो। ठीक है, तो a का मैं x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करूँगा, फिर y के रिस्पेक्ट में करूँगा, फिर z के रिस्पेक्ट में करूँगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो तो करो भैया, इसका डिफरेंशिएट करो, डेल साई बाई डेल एक्स। इधर x का केवल ये फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, ये z का फंक्शन है। ठीक है ना, मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, केवल x का फंक्शन है, केवल स्मॉल x का फलन है, केवल स्मॉल x का फलन है। y जो है केवल y का फलन है, और जो z है
केवल स्मॉल जेड का फंक्शन है ऐसे। तो ये क्या है, इज फंक्शन ऑफ एक्स, और इसमें क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और इसमें जेड आ जाएगा। करेक्ट है। तो ये चीज़ है। तो ये केवल एक्स का फंक्शन है, एक्स केवल एक्स का फंक्शन है, बाकी वाई और जेड जो है वो वाई और जी के फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक्स का डिफरेंशिएशन, वाई और जेड तो कांस्टेंट हो गए, क्योंकि वाई जेड तो एक्स का फंक्शन ही नहीं है, तो वाई जेड तो हो गए कांस्टेंट। तो वाई और जेड को तो ऐसे लिख दिया मैंने, कांस्टेंट है। एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो डेल एक्स बाई डेल एक्स। ठीक है, इसी तरीके से ये एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा, तो क्या आएगा, वाई जेड तो कांस्टेंट रह जाएगा, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये मिल गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर बी बोल रहा हूं। तो देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे z के। तो सिमिलर वे में लिख देता हूं, सिमिलरली, इसी प्रकार, सिमिलरली, स्पेलिंग मेरे को नहीं पता, इसी प्रकार देख लेना, इसी प्रकार डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर। तो यहां पर देखो x था तो यहां पे वाई जेड आया, यहां पे y आया तो एक्स जेड आएगा, एक्स जेड। ठीक है, एक्स जेड डेल स्क्वायर, और ये देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे कैपिटल x आया, यहाँ पे y होगा तो कैपिटल y आ जाएगा, ऐसा। ठीक है ना, ये मिला। इसी तरीके से z का भी मिल जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, z है तो यहाँ पे क्या आएगा, x और y आएगा, और यहाँ पर कैपिटल Z का डिफरेंशिएशन होगा किसके, स्मॉल z के रिस्पेक्ट में। चमक रहा है क्या, अरे करेक्ट है ना। देखो ये x था तो यहाँ पे वाई जेड आएगा, और यहाँ पे स्मॉल x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कैपिटल X। तो इसी तरीके से y होगा तो यहाँ पे एक्स जेड आएगा, y नहीं आएगा, और ये नीचे तो y आएगा, और यहाँ पे ऊपर कैपिटल Y। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। इन तीनों के वैल्यू B C D से A में वैल्यू पुट करूंगा मैं। ये यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है ना, पॉज करके छाप लेना इसको, और B C D से A में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अरे चमक रहा है ना, ये मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें तो कोई है ही नहीं, कोई डाउट की बात है ही नहीं, मैं तो बस एक मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। तो B C D से वैल्यू A में पुट करने पे, A में नहीं एक्चुअल में, कहाँ, A का भी वैल्यू पुट करेंगे, A B C D से 1 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो, तो फ्रॉम 1 A B C एंड D, इन चारों की बात कर रहा हूँ मैं। अब चारों में देखो, 1 में क्या था, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर साई का वैल्यू तो ये है एक्स वाई जेड, यही है, और बाकी का ये तीनों के वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हमने, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। टाइम कितना है अपने पास, ओ तो टाइम है अपने पास थोड़ा बहुत। देखो इसका वैल्यू पुट करें तो वैल्यू आएगा डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर का, इसका आएगा डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और आया था y इंटू जेड। फिर सेकंड का आया था डेल स्क्वायर कैपिटल Y अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ पे आया था x इंटू जेड। फिर आया था डेल स्क्वायर z अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यहाँ आया था x इंटू वाई, और यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर साई का x y और z, ऐसे होता है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, और उसमें देखेंगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो सब में एक्स वाई जेड से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई जेड से डिवाइड करने पर से भाग देने पर डिवाइडिंग both side with x y and z, ये इससे मल्टीप्लाई करके इन x y z से इसमें डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आएगा,
वाई जेड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/x बच जाएगा डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसमें देखो एक्स जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/y बचेगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसके अंदर एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/z बचेगा कैपिटल डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और इधर बचेगा एक्स वाई जेड तीनों कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर बचेगा। ये है, ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, ध्यान से, कितने ध्यान से देखोगे, क्या है इसमें ध्यान से देखने लायक? कहाँ तक छाप लिया था आपने? आपने कॉपी कर लिया होगा, आपने कॉपी यहाँ तक कर लिया था, है ना? अभी इसके बाद में हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। इस इक्वेशन पे फोकस करो, देखो क्या है इसका सीन क्या है। ये जो पार्ट है, इन तीनों का जो सम है, एडिशन है, योग है, वो किसके बराबर है? माइनस के स्क्वायर, और माइनस के स्क्वायर एक कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये तीनों का योग जो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल है, तीनों का सम। ये बात समझ में आई? ये वाला पूरा पार्ट केवल x पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंड कर रहा है। ये ओनली y का फंक्शन है, ये ओनली z का फंक्शन है। x y पे डिपेंड नहीं करता, ना z पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये इस पे और इस पे डिपेंड नहीं करता, इस पे और इस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब इसका खुद का वैल्यू भी इस तरीके से होना चाहिए कि टोटल को कांस्टेंट बनाए। तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी कोई कांस्टेंट के इक्वल है। इसी तरीके से y भी x और z पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये भी अपने आप में एक कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। और ये जो है ये भी एक कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो देखो मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, सिंस x y एंड z, एक सेकेंड, कैपिटल X कैपिटल Y एंड कैपिटल Z आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, so these will be constants, ठीक है? यहां पर एक लाइन लिख सकते हो हिंदी में, x y व z एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, x y एवं z एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z लिखते ना, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, अतः ये नियत होंगे, ठीक है? नियत होंगे। अब नियत है तो इसको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेता हूं, अतः लेट ये है 1/x डेल स्क्वायर कैपिटल X अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लूं, और वो कांस्टेंट ऐसे मान लेते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर। ये के स्क्वायर के इक्वल ही माना, लेकिन ये नीचे x लगाने का मतलब है कि मैं जब x की बात कर रहा हूं तब है ये y वाले में इसमें y लगा दूंगा, ताकि ये पता चल रहा है कि कौन से इक्वेशन के टाइम पे जब x वाले को सोल्व किया था तब यहाँ पे कांस्टेंट था वो, ठीक है? अब इसको सोल्व करो भैया, इसको सोल्व करो। ये x कैपिटल X को उधर भेज दिया, डेल स्क्वायर x डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर कैपिटल X, ठीक है? इसको इस तरफ लेके आता हूँ मैं, डेल स्क्वायर कैपिटल X डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कैपिटल X इक्वल टू 0। ये है, ये जो है ये क्या है, ये जो है क्या है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये द्वितीय कोटि का सॉरी ये क्या है, एक अवकल समीकरण है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, ठीक है? ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, ये ऐसा ही तो है जैसे वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में हमने ये सोल्व किया था। ये था वो इक्वेशन, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में ऐसा आया था, एक विमीय विभव बॉक्स में इसमें ऐसा आया है। मतलब यहाँ पे साई की जगह पे क्या आया, कैपिटल X आया है, बस इतना सा फर्क है इसके अंदर, के स्क्वायर की जगह के एक्स स्क्वायर है। मतलब हमारा ये तो केवल जब वन डायमेंशन था तो x में आता था, यहाँ पर x y z में आया, तीनों में आया, इसलिए हमने क्या किया, उसको अलग अलग किया, वेरिएबल्स को, चरों को अलग अलग किया, x वाले को अलग कर लिया, y वाले को अलग कर लिया, z वाले को अलग कर लिया। तो x वाले को सोल्व कर लो, y वाले को सोल्व कर लो, z वाले को अलग अलग सोल्व कर लो, चरों का पृथक्करण कर दो, अलग अलग कर दो, वेरिएबल्स का सेपरेशन कर दो।
तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड इसीलिए बोलते हैं इसको। तो हमने क्या किया, केवल x में ले आए, इसको x में ले आए, अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन मैंने बताया था, देखो उपरोक्त समीकरण एक अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण है जिसका हल, देखो दिए इंग्लिश में लिख लेना, द अबाव इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है ये a sin के एक्स, ऐसे होता है x में चल रहा तो, और एक k जो है के एक्स इस बार, तो ये के एक्स आ जाएगा, प्लस b cos के एक्स ये आ जाएगा, ठीक है। और ये किसका वैल्यू आया है, देखो यहाँ पे साई के इक्वल आता था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एक्स में है, इसका मतलब कैपिटल एक्स का वैल्यू आया है। मैं ये एक इक्वेशन सोल्व कर लेता हूँ, फिर सिमिलरली y के लिए और z के लिए भी बात कर लेंगे हम लोग, करेक्ट है। तो देखो इसमें इसको सोल्व कर लेते हैं, और इसको सोल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे जैसे पहले किया करते थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसा वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में किया है सेम एज इट इज उसी तरीके से हमारे को फॉलो करना है, क्लियर है। तो देखो बाउंड्री कंडीशन लगाने पर, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर, परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर, परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे तो क्या होगा, देखो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पे क्या होता है, पहली बाउंड्री कंडीशन देखो, बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 पे साई 0 होना चाहिए, ऐसा ही होता था ना, अरे x इक्वल्स टू 0 पे साई 0 होना चाहिए, x इक्वल्स टू a पे साई 0 होना चाहिए था, ऐसा था। यहाँ पे साई की जगह पे क्या है, कैपिटल एक्स है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जो हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई किए थे वहां पे फर्स्ट वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में, 1D पोटेंशियल बॉक्स में हमने ये बोला था कि इस वॉल पे 1D पोटेंशियल बॉक्स में मैं ये बोलता था आपको कि ये पोटेंशियल बॉक्स है, तो x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पर भी साई का वैल्यू 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी साई का वैल्यू 0 होना चाहिए, ऐसा बोला था मैंने। अब यहाँ पर ये वॉल है x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू a पे, इन दोनों पे x साई की जगह में किस कैपिटल x में चल रहा है इक्वेशन, तो कैपिटल x 0 होगा, तो कैपिटल x यहाँ पे भी 0 होगा और कैपिटल x यहाँ पे भी 0 होगा, सेम वहाँ वो वाली। फिर y में बात करूंगा तो y यहाँ पे 0 होगा और y यहाँ पे भी 0 होगा, मतलब y 0 पे 0 होगा, y b पे भी 0 होगा, इसी तरीके से z 0 पे 0 होगा और z c पे भी 0 होगा, करेक्ट है। तो यही सिचुएशन इसके लिए अप्लाई हो जाएगी। अब तो देखो अभी इसको सोल्व करते हैं हम लोग, देखो कहाँ तक पहुँचे हम लोग, ये रहा अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर, तो देखो क्या होगा, 8 स्मॉल x इक्वल्स टू 0 पे कैपिटल x क्या होगा, 0 होगा, पहली बाउंड्री कंडीशन। तो स्मॉल x इक्वल्स टू 0 पे कैपिटल x 0 होना चाहिए, कैपिटल x 0 करेंगे, देखो तो कैपिटल x 0 किया मैंने, इधर क्या हुआ, a साइन स्मॉल x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो ये हो गया 0 प्लस b कॉस ये 0 हो गया, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो गया 0 इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा 0 और ये हो गया b, ये 0 ये b बच गया, cos 0 तो 1 हो गया, sin 0 0 तो ये पूरा 0 हो गया, cos 0 1 तो ये हो गया b। इसका मतलब है कि b का वैल्यू क्या मिल गया मुझे 0, b का वैल्यू 0 है, इसका मतलब b का वैल्यू यहाँ पुट करो, अतः हैंस तो b का वैल्यू 0 हो गया, तो मेरे पास में अब जो x बचा हुआ है एक्चुअल में x का सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गया, वो मिला a साइन के एक्स इंटू एक्स, ये मिला। अब इसमें भी मुझे पता है कि मैं के एक्स का और a का वैल्यू और कैलकुलेट कर सकता हूं, जैसे वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में किया था। तो इसमें फिर से सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा, सिंस सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या था, 8x इक्वल्स टू a, 8x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a के ऊपर क्या होता है, x इक्वल्स टू a के ऊपर क्या होता है, कैपिटल x इज इक्वल्स टू 0 होता है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, देखो x इज इक्वल्स टू 0
यहाँ पे आएगा a साइन के एक्स, एक्स का वैल्यू कितना a, ये इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। इसका वैल्यू 0 कब हो सकता है? दो केस में हो सकता है, या तो a का वैल्यू 0 हो जाए या फिर इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाए साइन वाले टर्म का। अब a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, ये हमेशा के लिए 0 मतलब कैपिटल X का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन को ही 0 कर देगा हमेशा के लिए। कैपिटल X 0 मतलब इसका मतलब ये हो गया साई x y और z के इक्वल होता है, ऐसे ही माना था साई को, तो कैपिटल X हमेशा के लिए 0 हो गया, मतलब ये पूरा टाइम में साई 0 हो गया। साई 0 होने का मतलब पार्टिकल वहां पर है ही नहीं एक तरीके से, तो पार्टिकल तो है ना बीच में, इसका मतलब कैपिटल A को 0 नहीं मानना है, तो कैपिटल A के नॉट भी 0, कैपिटल A 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है कि फिर ये 0 होगा, साइन वाला पार्ट ही 0 होगा। और साइन वाला पार्ट 0 कब होगा? साइन वाला पार्ट 0 तब होगा जब ये थीटा है, के एक्स ए है, इसका वैल्यू या तो 0 हो, या पाई हो, या 2 पाई हो, मतलब कि n पाई हो। करेक्ट है, मतलब कि के एक्स ए का वैल्यू जो है वो क्या आना चाहिए? n पाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये x के टाइम पे कैपिटल X वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो इसको मैं n को भी मैं nx लिख लेता हूँ, y में चलेगा तो ny लिख लेंगे। कुछ बुक्स में इसको n1 भी लिखते हैं, आप चाहो तो n1 भी लिख सकते हो, मैं n1 भी लिख लेता हूँ, n1 थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो kx का वैल्यू मिल गया, kx इक्वल्स टू n1 पाई अपॉन a, ये kx का वैल्यू मिल गया, kx का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, अतः ये कैपिटल X क्या मिला? कैपिटल X कितनी क्या? कैपिटल X मिला मुझे, कैपिटल X का वैल्यू मिला a साइन के एक्स का वैल्यू n1 पाई बाई a इंटू स्मॉल एक्स, ये मिल गया मुझे फाइनली। आपने कहाँ तक कॉपी कर लिया? यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा आई थिंक, इसके बाद में तो कॉपी कर ही लिया होगा। जिसने नहीं किया मैं पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉज कर लेना, छाप लेना, फिर इसके बाद में यहाँ पे पॉज कर लेना और छाप लेना, और फिर यहाँ पे पहुँच करके छाप लेना। अब देखो ये यहाँ तक पहुँच गया, जैसे वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में यहाँ तक पहुँचने के बाद में क्या किया था? इसका प्रसामान्यकरण किया था, नॉर्मलाइजेशन किया था, और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कैलकुलेट किया था। तो देखो प्रसामान्यकरण करने पर, प्रसामान्यकरण करने पर बाय नॉर्मलाइजिंग, अब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो क्या करते हैं पता है ना? नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं? किसी भी फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन करना हो तो वैसे तो वो ऐसे करते थे, साई स्टार साई डी, अगर x में करना तो डी एक्स इक्वल्स टू 1 और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन मैंने बोला था कि अगर लिमिट जो है वो आपके बॉक्स की लिमिट गिवन है तो वो लिमिट बॉक्स वाली लिख लेना, 0 to a गिवन है ना, यही है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे साई की जगह पर क्या है? फंक्शन x है, तो यहाँ पे फंक्शन साई की जगह क्या है? x है, तो ये हो जाएगा x स्टार और x आ जाएगा। ठीक है, ऐसा पहली बार देख रहे होंगे आप, क्योंकि अभी तक हमने साई लिया था, अभी केवल यहाँ पे x में आ गया। ठीक है, ये x है। दूसरी चीज़ x तो ऐसा है, x स्टार क्या होगा? x स्टार, क्योंकि इसमें तो कोई आयोटा नहीं है तो एक की जगह तो a स्टार हो जाएगा, बाकी का सारा रियल है तो वो रियल आ जाएगा, n1 पाई x अपॉन a। जैसे पहले किया था, मैं कॉपी कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, आपको भी कॉपी करना है। ठीक है, x स्टार का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू पुट कर दो, तो देखो 0 to a, x स्टार का वैल्यू a स्टार साइन n1 पाई x अपॉन a, फिर x का वैल्यू रखूँगा, x का वैल्यू रखूँगा तो x का भी साइन वाला पार्ट तो यही है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और a आ जाएगा तो ये a आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू 1। वैसे तो इसका आंसर पता है क्या आने वाला, रूट 2/a आने वाला है, लेकिन फिर भी अपने को सॉल्व तो करना पड़ेगा, क्योंकि सेम इंटीग्रेशन वहाँ पे भी किया था, सेम ही इंटीग्रेशन था। a स्टार तो a का मॉड का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 0 to a साइन स्क्वायर n1 पाई x अपॉन a, ये dx इज इक्वल्स टू 1। इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका क्या करेंगे? पहले तो सबसे पहले तो इसको 1 माइनस कोस 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा ये है, तो 2 थीटा है n1 पाई x अपॉन a, अपॉन 2 भी आता तो वो 2 तो मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में आता है ट्रिग्नोमेट्री के में, और ये आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू 1।
अरे ये फॉर्मूला पता है ना, ये क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ऐसा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब ये देखो यहाँ पे a का मॉड का स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और cos 2 थीटा का ये इंटीग्रेशन हो गया sin 2n1 पाई x अपॉन a, और ये जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट है x का वो नीचे आ जाएगा, इसमें कोफिशिएंट है 2n1 पाई अपॉन a, ये कोफिशिएंट है इसका। ये 0 to a लिमिट पुट कर देंगे इसके अंदर, लिमिट पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, a पुट करेंगे यहाँ पे आएगा a, ये यहाँ पे a रखेंगे तो a से a कैंसिल आउट, 2n1 पाई 2n1 पाई 0 हो जाएगा। ठीक है ना, n1 का वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे चलता है, तो n1 का वैल्यू 0 पे तो 0 एनर्जी मिलता है, तो n1 का वैल्यू ऐसा आएगा, तो जो भी आएगा 2n, क्योंकि n1 इंटीजर है ना, तो इसका वैल्यू जो भी आएगा 2n पाई हो गया, और 2n पाई का मतलब 0 हो गया, तो ये साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। फिर 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0, साइन का वैल्यू 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये अपने पास ये वैल्यू बचेगा लिमिट पुट करने के बाद में। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ भी सिखाने की बात नहीं है। ठीक है, a बचाइए इंटू a इज इक्वल्स टू 1, तो a का जो वैल्यू मिला मुझे मिला ये 2/a रूट 2/a। ये वैल्यू पहले से पता था कि यही मिलने वाला है, क्योंकि सेम इंटीग्रेशन चल रहा था। बाकी हम लोगों ने a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और a का जो वैल्यू कैलकुलेट किया तो हम लोग कहाँ पे पुट करने वाले हैं, यहाँ पे पुट कर दो। a का वैल्यू पुट करते कैपिटल X का वैल्यू मिल गया, अतः कैपिटल X इज इक्वल्स टू मिला मुझे √2/a साइन n1 पाई x अपॉन a। ये कैपिटल X का मिल गया। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है, साई कैलकुलेट करना है। लेकिन साई के लिए मैंने x क्यों कैलकुलेट किया, मैंने क्योंकि कैपिटल जो साई होता है वो कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z होता है, मैंने x कैलकुलेट कर लिया, x का वैल्यू यहाँ रख दूंगा। इसी तरीके से y कैलकुलेट करके y का वैल्यू पुट करूंगा, फिर z का वैल्यू पुट करूंगा। तीनों का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास में क्या साई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अरे मिल जाएगा ना इजीली। तो मैंने जैसे कैपिटल X का वैल्यू कैलकुलेट किया, सिमिलर वे मैं पूरा प्रोसीजर फिर से रिपीट करूंगा, y का कैलकुलेट करूंगा, देन अगेन रिपीट करूंगा, फिर z का वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो इसकी बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न कैलकुलेट कर लिया, अब हम लिख देंगे इसी प्रकार सिमिलरली, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि एक पैटर्न सॉल्व करना आता है तो दूसरा तो कॉपी करना है, तो वो कर लेगा, तो अपने को इसी प्रकार करना होता है इसी के बाद में। तो सिमिलरली ये कॉपी कर लिया होगा आई थिंक, इसमें तो कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन है भैया। क्या है इसके अंदर, हाँ क्या है इसके अंदर, कुछ भी तो नहीं है, इंटीग्रेशन है खाली। तो देखो सिमिलरली इसी प्रकार कैपिटल Y क्या होगा, देखो अभी ध्यान से देख लेना, ये कांस्टेंट का वैल्यू तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन यहाँ पर x एक्सिस में 0 से a तक था, y में 0 से b तक होता है, तो यहाँ पर a की जगह b आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज साइन n1 है, x के लिए कैलकुलेशन किया तो n1 हो गया, y के लिए कर रहे तो n2 कर लो उसको, n2 पाई x की जगह पे y हो जाएगा, स्मॉल x है तो स्मॉल y होगा, ये a चल रहा है तो a की जगह b आ जाएगा, क्योंकि y में 0 से b तक है इसकी डायमेंशन। z का, z में √2 यहाँ पे a b और यहाँ पे c आ जाएगा, क्योंकि z में डायमेंशन है वो 0 से c तक है इसकी बीमा, और ये आएगा साइन n3 आ जाएगा, पाई x y और z आ जाएगा, यहाँ पे z स्मॉल z, और यहाँ पे a b c आ जाएगा। ये बात तो चमक रही होगी, कुछ भी नहीं है, कुछ नया नहीं किया है मैंने कॉपी किया बस। ठीक है ना, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, ये तीनों वैल्यू मिलके कॉपी कर लेना इसको। अब ये साई के वैल्यू में ये पुट कर देंगे, साई का वैल्यू कहाँ पे था, इक्वेशन नंबर 1 में था, इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, कहाँ, ओ बहुत ऊपर आ गया, ये रहा, ये था ये नहीं था, ये रहा, हाँ इक्वेशन नंबर A,
इक्वेशन नंबर ए में साई का वैल्यू एक्स वाई और जेड था, एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये देखो ब्रैकेट में स्मॉल एक्स है, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं, ये बता रहा है कैपिटल एक्स एक्स का फंक्शन है, कैपिटल वाई वाई का फंक्शन है, कैपिटल जेड जेड का फंक्शन है। ठीक है ना, ये बताने को तो एक्स वाई जेड ही है, लेकिन ये फंक्शन शो करने के लिए फिर मैंने यहाँ पे बताया भी था कि कैपिटल एक्स केवल एक्स का फंक्शन है, वाई जेड का नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स वाई और कैपिटल जेड इन तीनों के वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं। तो ए में पुट कर देने पे देखो क्या मिलता है मुझको, क्या मिलेगा मुझे, सी यहाँ पे आ गए हम लोग। तो देखो कैपिटल समीकरण ए में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई व कैपिटल जेड के मान रखने पर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड इन इक्वेशन नंबर ए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड इन द इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर ए में जो था वो क्या था, साई इज इक्वल्स टू ए, सॉरी क्या था, कैपिटल एक्स का वैल्यू आया है √2/a साइन n1 पाई एक्स अपॉन ए। फिर कैपिटल वाई का जो वैल्यू है वो है √2/a साइन, ए नहीं है ये b है, ये क्या है b, साइन n2 पाई y/b। फिर है z का, कैपिटल z का, तो 2/c साइन n3 पाई z अपॉन c। ये मुझे क्या मिल गया, ये वैल्यू मुझे मिल गया साई का। ठीक है, ये मुझे साई का वैल्यू मिल गया, ये वेव फंक्शन मिल गया अपने को, ये वेव फंक्शन मिल गया भैया। इसी के लिए तो इतनी देर से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो एक बॉक्स के अंदर पार्टिकल है, उस बॉक्स के अंदर जिस पार्टिकल को बंद किया उस पार्टिकल का जो तरंग फलन होगा, वेव फंक्शन होगा, दैट विल बी दिस इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड, 3 वेरिएबल्स। करेक्ट है, ये मिल गया भैया, किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, टाइम देख लेता हूँ मैं एक बार, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ओ वी हैव 6 मिनट्स। देखो भैया साई का वैल्यू ये मिल गया मुझे, है ना। अब साई का वैल्यू ये मिल गया, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसको क्या सोल्व करेंगे, साई का तो वैल्यू मिल गया ना, लेकिन इसमें हम कंडीशन पुट करते हैं। देखो सममिति की अवस्था में, सममिति होने पर, इन द सिमेट्रिक केस, सिमेट्रिक केस का मतलब क्या है, सिमेट्रिक केस का मतलब है कि मान लो ये अभी तो हमने a, इसकी लंबाई मानी a, चौड़ाई मानी है b और हाइट कितनी मानी है c, तो अलग अलग माना ABC माना। अगर तीनों इक्वल हो तो मतलब सिमेट्रिक हो, क्यूबिक हो, घन हो, अगर मान लो a b c इक्वल्स टू तीनों इक्वल है, तो मैं तीनों को a के बराबर रख देता हूँ। मान लो तीनों को a के बराबर रख दूँ तो ये साई जो हो जाएगा वो ऐसे आ जाएगा √2/a। तो √2/a आएगा, इधर से भी √2/a आएगा, इधर से भी √2/a, मतलब 2/a का पावर कितना हो जाएगा, एक तरीके से √2/a का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 तो ये और √a तो मतलब 3/2 हो जाएगा इसका पावर। ठीक है, और ये बच जाएगा साइन n1 पाई x अपॉन a साइन n2 पाई y/a और साइन n3 पाई z/a। ये मिल जाएगा कब, सिमेट्रिक केस में, ये पावर 3/2 आ गया। क्लियर है, अरे ये ठीक है ना। ये फाइनली मुझे मिल गया वेव फंक्शन, और यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं n1, क्योंकि देखो जब वहाँ पे n होता था तो ऐसे होता था ना, साई इज इक्वल्स टू साइन, 1 डायमेंशनल बॉक्स में ऐसे होता था √2/a साइन n पाई x अपॉन a। तो यहाँ पे n होता था तो हम लोग यहाँ पे n लिख देते थे, n का वैल्यू चेंज होता था तो यहाँ पे 1 साई 1 साई 2 साई 3 ऐसे चलता रहता था। यहाँ पर n1 भी है, n2 भी, n3 भी है, तो यहाँ पर तीनों लिखेंगे n1 n2 n3। करेक्ट है,
तो ताकि ये पता चले कि n1, n2, n3 की क्या क्या वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है, कि n1, n2, n3 का वैल्यू मान लो 1, 1, 1 है, तब वेव फंक्शन क्या होगा, तब तरंग फलन क्या होगा। इसी तरीके से तब ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा के आइगन वैल्यू क्या होंगे, तो ऊर्जा के मान भी निकालेंगे, अभी ऊर्जा के आइगन वैल्यू भी निकालेंगे, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे और इसके भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ऊर्जा के आइगन मान निकालेंगे, ऊर्जा के आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे उसमें किया था सेम ऐसे ही करेंगे इसमें भी। तो ऊर्जा के आइगन मान, ऊर्जा के आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ऊर्जा के आइगन मान कैलकुलेट करो, चलो ऊर्जा के आइगन मान, ऊर्जा के आइगन वैल्यूज। वेव फंक्शन आ गया, तरंग फलन आ गया है हमारे पास में। अभी क्या करेंगे, ऊर्जा के आइगन मान। तो यहाँ पर आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, पहले इसको समीकरण कुछ लिख लो, या ये लिख लो कि उपरोक्त समीकरण त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल विभव बॉक्स में उपस्थित कण का तरंग फलन है। इंग्लिश में लिख लो इसको, The above equation represents the wave equation. The above equation represents the wave function of three-dimensional particle. Of a particle which is inside the three-dimensional box, which is inside the three-dimensional potential box. ठीक है, ये हो गया। अब ये कैलकुलेट कर लिया, अब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ऊर्जा के मान कैलकुलेट करेंगे, ऊर्जा के आइगन वैल्यू, ठीक है। इसी के अंदर जैसे उसमें किया था, तो देखो त्रिविमीय विभव बॉक्स में कण के ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा आइगन मान, एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स, इन 1D बॉक्स, ठीक है। तो 1D बॉक्स में एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होंगे, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो एक इक्वेशन था अपने पास में, इक्वेशन नंबर देखो ऐसे था, एक इक्वेशन था सिंस, ये था 1/x डेल स्क्वायर कैपिटल X अपॉन डेल x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 होगा आई थिंक, ये वहाँ पे पहले लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपकी वो नोटबुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल z स्क्वायर, और ये था -k स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ होगा, नोटबुक में पहले, ये अपने को पता है। इसको हमने kx स्क्वायर मान लिया था, तो इसको मैंने -kx स्क्वायर, इसको मैंने -ky स्क्वायर मान लिया था, इसको -kz स्क्वायर मान लिया था, ऐसे किया था हमने, और ये हो गया -k स्क्वायर। क्लियर है, अरे ठीक है ना। अब देखो ये जो है, ये ऐसे हो गया, माइनस माइनस तो दोनों तरफ से हट जाएगा, तो ये हो गया kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, ऐसा है। जो kx स्क्वायर माना था उसका वैल्यू क्या कैलकुलेट किया था, देखो इस k स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है कि kx का जो वैल्यू था वो हमने कैलकुलेट किया था n1 पाई अपॉन a,
ऐसा कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से के वाई जो था उसका वैल्यू था n2 पाई बाई बी, और के जेड का वैल्यू क्या था n3 पाई बाई सी। ऐसे था। अगर ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है तो ऐसा आता है। इक्वल होंगे तो तीनों को ए कर दो, या बी बी कर दो, या सी सी कर दो, पर जनरली ए लिख देते हैं। पर जब तक इक्वल नहीं है तब तक ऐसे हो गया। और जो के स्क्वायर था, के स्क्वायर हमने माना था 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ऐसे किया था। तो देखो तीनों के वैल्यू, इन सब के वैल्यू रख दो। अतः देखो के एक्स का वैल्यू n1 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, इसका वैल्यू n2 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर नहीं आएगा, ये ए स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा n3 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये सामने आएगा क्या के का वैल्यू, के का जो वैल्यू है वो है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। मुझे किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, मुझे तो एनर्जी का वैल्यू चाहिए। तो एनर्जी का वैल्यू के लिए मैं एक काम करता हूँ, इन सबको इधर भेज देता हूँ। तो एच कट स्क्वायर आ गया अपॉन 2m आ गया। देखो इन सब में पाई स्क्वायर कॉमन है, तो पाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, ये ऊर्जा के आइगन मान होंगे, ये ऊर्जा के आइगन वैल्यूज होंगे। यहाँ पे n1 n2 n3 है, तो यहाँ पर भी E का भी वैल्यू मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। E का जो वैल्यू है उसको भी ऐसे लिख सकता हूँ n1 n2 n3। थोड़ा और अच्छे से लिखेगा इसको, और अच्छे से लिख लेते हैं इसको। E जो है वो आएगा क्या n1 n2 n3, ऐसा। ये मिल गया मुझे किसका वैल्यू, E का वैल्यू मिल गया, एनर्जी ऊर्जा के आइगन मान। तो ये क्या है ऊर्जा के आइगन मान। n1 n2 n3 के वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो यहाँ से अलग अलग ऊर्जाएं मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी मिलेंगे। वहाँ से साई वाले वजह से अलग अलग वेव फंक्शन मिलेंगे। जैसे पहले कर रहे थे कि ऊर्जा इतनी होगी तो फंक्शन क्या मिलेगा, इतनी एनर्जी आ गई तो क्या वेव फंक्शन मिलेगा, यहाँ से एनर्जी निकाल लेना, वहाँ से वेव फंक्शन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ऊर्जा के आइगन मान है ये। आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी। सिमेट्रिक हो तो इन सिमेट्रिक केस, सिमेट्रिक केस को क्या करते हैं क्यूबिकल केस भी बोलते हैं। क्यूबिको मतलब घन हो तो सममिति की अवस्था में, सममिति होने पर, सममिति का मतलब हो गया कि A = B = C हो, और A = B = C होगा तो यहाँ पर A लिख दूँ मैं, या B लिख दूँ, या C लिख दो, तीनों इक्वल है तो हम जनरली A लिखते हैं। तो A तीनों से होगा तो A स्क्वायर होगा, A स्क्वायर तीनों से बाहर आके बाहर आ जाएगा। अतः ये आएगा E का जो वैल्यू होगा n1 n2 n3, E का जो वैल्यू आएगा वो आएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ये ऊपर से लिख रहा हूँ मैं, ये एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m और ए स्क्वायर बाहर आ गया, और जो अंदर बचेगा वो अंदर बचेगा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। ये मिल गए मुझे ऊर्जा के मान, एनर्जी के डिफरेंट वैल्यू मिल गए मुझे। करेक्ट है, अरे सही है। तो ये यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना। कहाँ तक छापा आपने, यहाँ तक तो हो गया था ना, यहाँ तक, यहाँ पर पॉज करके कॉपी कर लेना, फिर आप यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लेना, और फिर यहाँ पे कर लेना। ठीक है, ये क्या मिले मुझे, ऊर्जा के मान मिले, एनर्जी के डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ मिले। अब मुझे क्या करना है, इन आइगन वैल्यूज़ का थोड़ा बहुत और डिस्कशन करें हम लोग। ये जो मिला इसका देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी अपभ्रष्टता, डीजेनरेसी।
और नॉन डिजेनरेसी, ऐसे पढ़ा था ना हमने, अरे डिफरेंट डिफरेंट पढ़ा था। अब एक चीज़ समझना, मैं काम करता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना। एनर्जी क्या क्या पॉसिबल है, N1 N2 N3 के 0 0 0 रखूंगा अगर वैल्यू, तो 0 0 0 तो पॉसिबल नहीं है, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। N1 N2 N3 के वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 0 रखूंगा तो एनर्जी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, N1 N2 और N3 के वैल्यू कहाँ से, एक सेकेंड, हाँ, N1 के जो वैल्यू होते हैं, N1 के वैल्यू वो होते हैं 0 1 2 ऐसे चलते हैं। N2 के वैल्यू भी जो होते हैं वो 0 1 2 ऐसे चलते हैं। N3 के वैल्यू भी 0 1 2 ऐसे चलते हैं। ठीक है, अगर तीनों के ही वैल्यू 0 पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एनर्जी 0 हो जाएगा, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, तो उसका तो डिस्कशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले जो बात करेंगे तो 0 0 0 करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। अब क्या बात करेंगे, इससे ज़्यादा एनर्जी कितनी हो सकती है, मतलब एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, उस पार्टिकल की क्या क्या एनर्जी हो सकती है। तो सबसे कम क्या होगी, देखो ये वाला तो पार्ट कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ये 2ma स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। वो एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे डिपेंड करेगी, N1 N2 और N3 के 3 वैल्यूज पे डिपेंड करेगी। तो N1 N2 और N3 के वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है वही तो रखना है। तो हम लोग सबसे कम एनर्जी से थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई एनर्जी की तरफ देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो सबसे कम वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0 0 0, बट 0 0 0 0 रखेंगे तो एनर्जी क्या मिल जाएगी, 0, तो उस चीज़ को डिस्कशन नहीं करेंगे। अब सबसे पहली ऊर्जा स्तर की बात करेंगे, फर्स्ट एनर्जी लेवल की। अब मैं फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करता हूँ। देखो मैं एक टेबल बना लूँ कि यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल, एक टेबल बनाए लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। देखो एक टेबल बनाते हैं, इसको मैं इसको बोल रहा हूँ ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स, और यहाँ पे लिख रहा हूँ डीजेनरेसी, डीजेनरेसी, डीजेनरेसी को बोलते हैं अपभ्रष्टता। अब मैं क्या बताने वाला हूँ इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। देखो N1 के इन तीनों की वैल्यू 0 0 0 रखेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी, एनर्जी भी 0 मिलेगी। अब बात करते हैं थोड़ा वैल्यू बढ़ाते हैं, तो हम इस तरीके से बढ़ाएंगे ताकि इसके 0 के जस्ट बाद में क्या एनर्जी मिले। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक की तो वैल्यू 1 रख लेता हूँ, बाकी 2 की 0 कर लेता हूँ, तो 0 से थोड़ी बढ़ के मिल जाएगी ना। अगर तीनों की 1 1 कर दूंगा तो और बढ़ के मिलेगी, लेकिन सबसे पहले सबसे कम रखता हूँ, तो एक की 1 कर लेता हूँ, 2 की 0 कर लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसे काम करता हूँ, मैं एक की 1 कर लेता हूँ और 2 की क्या कर लेता हूँ, 0 0। और इस कंडीशन में जो एनर्जी मिलेगी मुझे, इस कंडीशन में जो एनर्जी मिलेगी मुझे, वो ऊर्जा भी बना लेता हूँ, यहाँ पे एक एनर्जी का भी बना लेता हूँ कॉलम, ऊर्जा एनर्जी, एनर्जी जो मिलेगी E। तो 1 0 0, अगर मैं 1 0 0 रखता हूं तो एनर्जी क्या मिलेगी, देखो 1 0 0, तो ये तो बचा 1, ये हट गया, यहां से आया पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, तो यहां से क्या मिला, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ये एनर्जी मिल गया मुझे, किसके करेस्पॉन्डिंग, 1 0 0। लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि 1 इसका वैल्यू रख दिया, 0 0 इसका रख दिया। दूसरा केस ये भी बन सकता है कि 1 इसका रख दूं, इन दोनों का 0 रख दूं, तब भी इतना ही वैल्यू आएगा एनर्जी का। या ऐसा भी हो सकता है इन दोनों का 0 रख दूं, इसका 1 रख दूं, तब भी एनर्जी का उतना ही वैल्यू मिलेगा।
मतलब ये जो केस है ये सेम एनर्जी 3 तरीके से मिल सकती है। अगर मैं ये नहीं रख के मैं ऐसे रखूं 0 1 0 या मैं ऐसे रखूं 0 0 1, तीनों केस में एनर्जी कितनी मिलेगी? यही मिलेगी। तीनों केस में एनर्जी यही मिलेगी। इसका मतलब ये एक ही एनर्जी लेवल है। ये जो एनर्जी मिल रही है इसको बीच में लिख लेना आप इसको थोड़ा, क्योंकि ये तीनों के लिए है। ये क्या है? पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma²। ये तीनों के लिए है। अगर n1 n2 n3 के वैल्यू इसके हिसाब से हो तब भी एनर्जी वो मिलेगी, इसके हिसाब से हो तब भी एनर्जी वो मिलेगी, इसके हिसाब से हो तब भी एनर्जी वो मिलेगी। मतलब ये सेम एनर्जी 3 तरीके से मिल रही है। और जब एक ही एनर्जी अलग अलग तरीके से मिले, अलग अलग फंक्शन से रिलेटेड हो, तो उसको हम बोलते हैं अपभ्रष्टता, डीजेनरेसी। तो एक ही एनर्जी 3 तरीके से मिल रही है तो इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी? 3 होगी। आगे बात समझ में? और ये एनर्जी तो एक ही लेवल की है ना, मतलब एक ही लेवल बना है एनर्जी का। तो ये प्रथम ऊर्जा स्तर है। कौन सा? फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये। इसको बोलेंगे प्रथम ऊर्जा स्तर है ये। तो ये इसको बोलेंगे प्रथम ऊर्जा स्तर, फर्स्ट एनर्जी लेवल। इधर और बना लेता हूँ, ये क्या? प्रथम ऊर्जा स्तर। इसको मैं प्रथम ऊर्जा स्तर है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, ये कॉलम हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। या लिख दूँ मैं? एक काम करते हैं, इसी में हम लोग ये और ऐड कर देते हैं। ये प्रथम ऊर्जा स्तर में बोल देता हूँ, इसको यहाँ पे बोल देता हूँ प्रथम ऊर्जा स्तर, फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है ना? और फर्स्ट एनर्जी लेवल इन 3 तरीके से मिल सकता है मुझे। आगे बात समझ में? इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी? 3 होगी। अब सेकंड बात करते हैं। ये हो गया 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, 3 तरीके से लिखा लिए। अब इसके जस्ट बाद में ऊर्जा क्या पॉसिबल हो सकती है जो पहले वाली से थोड़ी सी ज्यादा हो? उसके लिए हम लोग काम करते हैं, 2 में 1 रख देते हैं और 1 में 0 कर लेते हैं, मतलब 1 1 0 ऐसे करते हैं। और 1 1 0 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से भी 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, मतलब 2 मिलेगा यहाँ से। तो 2 मिलेगा तो पहले वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो 2 मिलेगा। तो एनर्जी इस कंडीशन में क्या मिलेगी? 2। तो 2 और ये पहले वाली, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन ma², ये एनर्जी मिलेगी। और इस केस में क्या होगा? सेकेंड ऊर्जा स्तर मिलेगा, सेकेंड एनर्जी लेवल, द्वितीय ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर। और ये कितने तरीके से मिलेगा? ये देखो 1 1 और 0 ऐसे मिल सकता है, ये 1 0 1 ऐसे भी मिल सकता है, 0 1 1 ये भी 3 तरीके से मिल सकता है। इसका मतलब इसकी भी डीजेनरेसी कितनी होगी? 3 होगी। चमक रहा है क्या? अरे करेक्ट है ना? तीनों के करेस्पॉन्डिंग एक ही एनर्जी एक है, मतलब वो ऊर्जा लेवल ही एक ही है। तो इन तीनों, ये कर लो तब भी सेम एनर्जी मिलेगी, ये बना लो तब भी सेम एनर्जी, ये पैटर्न बनाओगे तब भी सेम एनर्जी मिलेगी। तो ये सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल था। नेक्स्ट, अब एक तो मैं ऐसे कर सकता हूं, इसके अंदर मैं तीनों में 1 1 रख दूं, 1 1 1 ऐसे कर सकता हूं ना? तो ऐसे करो, थर्ड का 1 1 1 करो। चलने दो इसको। तो थर्ड का क्या करना है अपने को? 1 1 और 1 और 1 1 1, ये तो एक ही तरीके से सेट हो सकता है ना? तो ये तृतीय ऊर्जा स्तर हो गया, थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, तृतीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर। ये तो एक ही तरीके से सेट हो सकता है, एक ही तरीके से का मतलब नॉन डिजनरेट भी बोलते हैं, या एक तरीके से मतलब डिजनरेसी 1 कर दो इसकी, क्योंकि एक ही तरीके से है। ठीक है? और इसकी एनर्जी कितनी मिलेगी? यहाँ पे आएगा 1 1 1 और 1 1 1 से 3 हो गया, तो 3 इंटू दिस, तो एनर्जी कितनी आएगी? 3 इंटू दिस, तो एनर्जी आएगी 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma²। ये मिल गया? टाइम देख लो मैं एक बार। 3 का हो गया। अब नेक्स्ट 3 एनर्जी लेवल मिल गए। देखो यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ से भैया छाप लेना आप, ये एक बार यहाँ पे छाप लेना। मैं नेक्स्ट यहाँ पे पॉज करके छाप लेना। अब मैं आगे चलता हूँ।
आगे बात करते हैं। फोर्थ एनर्जी लेवल की बात करते हैं। फोर्थ एनर्जी लेवल, तो फोर्थ एनर्जी लेवल है चतुर्थ ऊर्जा स्तर। चतुर्थ ऊर्जा स्तर, इससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसे तो कैलकुलेट कितने ही कर सकते हैं हम लोग, एक और कर लेते हैं हम लोग, तो फिर रोक देंगे इसको। एक और बात कर लेते हैं, चतुर्थ, फोर्थ, इससे जस्ट एनर्जी ज़्यादा क्या होगी, मैं यहाँ पे किस तरीके से सेट करूँ। अब मेरे पास 1 भी है, 2 भी है, 0 भी, क्या सेट करूँ मैं, तो इससे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो मैं या तो एक ऐसे कर सकता हूँ 2 0 0, एक तो ऐसे कर सकता हूँ मैं। अगर ऐसे करूँगा तो देखो क्या मिलेगा, अगर मैं इस तरीके से रखूँ 2 0 0, तो 2 0 पे 4 मिलेगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू दिस, एक तो ये तरीका है। या फिर मैं और कोई तरीका लगाऊँ, अरे और कोई तरीका भी लगा सकता हूँ क्या, मैं लगा सकता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको ये शुरू वाली एनर्जी क्या मिली थी मुझे, E1 मिली थी, इसको E1 लिख दो पहले एनर्जी लेवल की। ये इसकी डबल मिली थी, ये 2E1 है वैसे, और ये क्या है 3E1 है, 3 गुना मिली है ना उसकी, 3E1 है। अब हम लोग क्या करें कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा मिले, और थोड़ा सा इससे ज़्यादा मिले तो इससे कितना गुना मिल रहेगी, देखो 2 0 0 कर दो तो 4, ये यहाँ से 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू E1 मिल जाएगा। इससे जस्ट ज़्यादा इसी से मिल रही है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मैं इसको एक काम करता हूँ 2 0 0, और 2 0 0 भी 3 तरीके से आ सकती है, ये 0 2 0 भी हो सकता है, और ये 0 0 2 भी हो सकता है, ये 3 तरीके से। तो डिजेनरेसी होगी 3, ठीक है। और इसका एनर्जी लेवल कितना हो गया, ये 4 इंटू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma², और पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma² को तो हम लोग E1 मान रहे हैं, तो 4E1 हो गया, तो 4 गुना हो गई। इसकी डिजेनरेसी कितनी हो गई, 4 हो गए। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट वेव फंक्शंस के करेस्पॉन्डिंग एनर्जी, 4 एनर्जी लेवल निकाल लिए ना हमने, ऐसे ही और भी एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करिए, क्या समझ में आया। तो इससे ये पता चला कि डिजेनरेसी कितनी हो रही है। ये प्रथम ऊर्जा स्तर की डिजेनरेसी है 3, द्वितीय ऊर्जा स्तर की सेकेंड एनर्जी लेवल की डिजेनरेसी है 3, इसकी 1, इसकी 3। आगे बात समझ में। देखो इनका एक और नाम होता है, इसको ध्यान से देख लेना। ये जो होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल, प्रथम ऊर्जा स्तर, इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट को हिंदी में बोलते हैं मूल अवस्था। इसको क्या बोलते हैं, ये ग्राउंड स्टेट भी है, मूल अवस्था भी है ये ग्राउंड स्टेट। इससे जस्ट आगे वाला, मतलब ऐसा है कि मैं मान लो ऐसे बताऊं, ये सबसे नीचे वाली है, इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, तो ये पहली होगी, इसकी एनर्जी E1, इसकी E2, इसकी E3, इसकी E4। तो इसको सबसे कम एनर्जी वाले को ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, मूल अवस्था। इसके जस्ट बाद वाली ये, तो ये इसके जस्ट बाद वाली, तो यहाँ से यहाँ पे उत्तेजित होकर जाना पड़ेगा, एक्साइटेड होकर जाना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी, तो इसको फर्स्ट एक्साइटेड ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था, ये तृतीय उत्तेजित। तो अगर एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स में के टर्म्स में बात करूँ तो ये फर्स्ट एक्साइटेड है, ये फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल, ये सेकंड एक्साइटेड, मतलब ध्यान रख लेना इस चीज़ को, लिखना मत, ये चाहो तो साइड में लिख सकते हो, ये थर्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल। वैसे कैसा हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो मूल अवस्था, जो पहला ऊर्जा स्तर होता है उसको मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, जो द्वितीय ऊर्जा स्तर होता है उसको प्रथम उत्तेजित अवस्था भी बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये टर्म जो है, ये नाम जो है वो ध्यान रखना आप, है ना। क्लियर हो गया क्या है। ये मूल अवस्था भी कहते हैं इसको, प्रथम को, द्वितीय ऊर्जा स्तर को प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये प्रथम उत्तेजित। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था बोले, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले, इसका मतलब है कि सेकंड ऊर्जा स्तर है वो, द्वितीय ऊर्जा स्तर है। ये टर्म समझोगे ना, अरे ये टर्मिनोलॉजी याद रहेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी के आइगन वैल्यू मिल गया, यहाँ पे पहुँच करके छाप लेना। ये रेड में जो लिखा है ये छापो, तो आप अपने हिसाब से इसको साइड में लिख सकते हो, अदरवाइज जो मैंने लिखवाया है ये ब्लैक में, ये तो छापना ही है। हमने एनर्जी के आइगन वैल्यू निकाल लिए, ये एनर्जी के आइगन वैल्यू निकाल लिए। मैं एक काम और करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे जो मैंने काम अधूरा छोड़ दिया था, ये विभव बॉक्स के वैल्यू निकाल लिए हमने, है ना। ये क्या, सॉरी, तरंग फलन के वैल्यू निकाल लेते हैं हमने। ये
पोटेंशियल वेव फंक्शन के वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं अलग अलग ऊर्जा स्तर के भी मान निकाल सकता हूँ। अरे ऊर्जा स्तर के नहीं, तरंग फलनों के, जैसे मैं n1 n2 n3 इनके भी अलग अलग वैल्यू पुट करके यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। मतलब जैसे मान लो मैं n1 का वैल्यू कुछ रखूँ, n2 का वैल्यू कुछ रखूँ, n3 का वैल्यू कुछ रखूँ। तो जैसे n1 n2 n3 के वैल्यू अभी जैसे मैंने आप यहाँ पे लिखे थे, n1 रखा था मैंने 1 रखा था, n2 रखा मैंने वो 1 रखा मान लो, n3 रखा मान लो 1 रखा। ये तीनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे को यहाँ पे भी तो मिल जाएगा ना साई 1 1 1, ये तीनों के करेस्पॉन्डिंग साई का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से कर सकता हूँ ना। तो ऐसे साई का वैल्यू भी हम लोग अलग अलग n1 n2 n3 के वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग हम लोग साई के भी डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, साई के भी अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हैं। चमक रहा है। बाकी ये जो 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन था वो वहीं पे ख़त्म हो गया जहाँ पे मैंने करवाया। ये वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, वो एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, वो ऊर्जा के मान कैलकुलेट कर लिए और ये चीज़ कैलकुलेट कर ली। दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई, गेम ख़त्म हो गया। क्लियर है? ओके।